अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। कराची में सहाफी निशाने पर। नॉर्थ कराची में फायरिंग से सीनियर सहाफी आफ्ताब आलम जाँ बहक। 24 घंटे में मीडिया से वाबस्ता 2 अफराद कत्ल। कल रात दहशतगर्दों की फायरिंग से जियो न्यूज के अरशद अली जाफरी जान की बाजी हार गए। खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले सरकारी टीवी के सहाफी अब्दुल्ला नहीं, मीडिया तो पाकिस्तान में बरसों से लाइन ऑफ फायर में है, क्योंकि मीडिया के जरिए तो लोगों को आगाही होती है। वो कैमरा जो है वो जब मंजर दिखाता है और फिर जो कलम जो है जब उस पर रद्द अमल पेश करता है, तो फिर जो दहशत गर्द हैं और जुनूनी हैं, खा वो सेक्टेरियन दहशत गर्द हो, खा वो लिसानी दहशत गर्द हो, और उनके लिए जमीन तंग होती है। इसलिए उनको गुस्सा जो है, जब मीडिया आजाद होता है तो सबसे ज्यादा खौफ उनको लाहक होता है मीडिया की आजादी से। और वो इसलिए आप देखिए, वो चाहते हैं मीडिया उनका गुलाम रहे, उसकी गर्दन पर उनका अंगूठा रहे। और आप देखिए कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 5 साल में ये कहते हैं कि हर 28 दिन में एक सहाफी शहीद हुआ है। और इसमें 2 साल 2012 और 2011 के जो हैं, इसमें आप देख लीजिए कितने रिपोर्टर, 65 अखबारनवीस 5 साल में, यानी 5 साल में 65 अखबारनवीस जो हैं उनको जाँ बहक हुए वो। और ये पाकिस्तान हर साल 13। हाँ जी। और ये कहते हैं कि जो 60 लोग जो मारे गए हैं ना, वो थे जिनको करीब से गोली मारी गई, बाकायदा टारगेट कर गोया। एक गोली तो हुआ है जब दूर से चलाते हैं आप, तो कोई दूसरा आदमी जख्म में आ सकता है, जिस तरह अखबारनवीस भी आ सकता है, छीना झपटी का मामला हो सकता है। लेकिन करीब से आकर गोली मारी गई, शनाख्त करके। और सिर्फ 3 वाकयात ऐसे हैं जिनके बारे में जिनका नोटिस लिया गया है प्रॉपरली। एक तो डैनियल पर्ल जो है, उसका केस जो है, उसके मुजरमों को तलाश किया गया, उनको सजा मिली, वो कैफरे किरदार को पहुंचे। लेकिन जो हम पाकिस्तानी अखबारनवीस हैं, वो खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ, कोई पता नहीं चल पाया बाद। एक सलीम शहजाद है जी हाँ, उसके मामले में एक कमीशन बना और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और लेकिन मुजरम कौन है उन तक हाथ नहीं हो सका। ठीक है, नहीं हो सका। दूसरा वली बाबर, जी ओके जी,
उस पर भी पेशरफ्त हुई, उसके जिम्मेदारों को गिरफ्त में लिया गया, लेकिन उसके गवाह जो थे सारे के सारे मार डाले गए दौरान मुकदमा। तो आप देखिए कि ये जो मीडिया है, इसलिए हम मुतालबा करते रहते हैं कि खसूसी हिफाजती इंतजामात किए जाने चाहिए। देखिए मैक्सिको में 10 साल में 57 अखबार नवीस जो हैं वो मारे गए। उन्होंने तो क्रिमिनल माफिया बहुत सरगर्म है। उन्होंने फिर इसके लिए एक खसूसी प्रोसिक्यूशन सेल बनाया, खसूसी प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया और अखबार नवीसों की हिफाजत का खसूसी इंतजाम किया गवर्नमेंट ने। ठीक है। और इसको कम किया, इसका तादाद, इसकी जो अखबार नवीसों को तदारुक करने में वो कामयाब हुए। हाँ, कामयाब हुए। ठीक है। पाकिस्तान में हम मुतालबे करते रहते हैं, हुकूमत वादे करती रहती है, लेकिन अमलन पेशरफ्त नहीं होती। जरूरत देखिए, तमाम तर दहशतगर्दी के बावजूद जो मुजरम हैं उन तक कानून का हाथ पहुंच रहा है, टारगेट किलर पकड़े जा रहे हैं। जरूरी बात है कि जो मीडिया के लोगों को टारगेट करते हैं उनको तरजीही बुनियादों पर उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफरे किरदार पर पहुंचाया जाए। और आज ये जो हमारे भाई निशाना बने हैं, आफ्ताब आलम और कल रात अरशद अली जाफरी, अगरचे अब आजकल ये कुछ अपना बिजनेस कर रहे थे, कुछ एक साल से ये मीडिया में नहीं थे, और ये भी खबर आई है कि यानी एक मजहबी रुझान भी इनमें बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए कोई ये सेक्टेरियन किलिंग भी हो सकती है। लेकिन किलिंग जो है सेक्टेरियन हो, मीडिया के मुतल्लिक हो या कैसी हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और लाजिम है, हुकूमत के लिए चैलेंज होना चाहिए कि इन लोगों को पकड़े और जो भी मीडिया को टारगेट कर रहे हैं उनको टारगेट करें। शाम साहब, इसी वाक़े के बाद ये क्योंकि नॉर्थ कराची में सेक्टर C1 में हुआ, 11 में हुआ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पीला स्कूल का एक इलाका है, वहाँ बेकरी में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बता रही है कि सेम मोटरसाइकिल और गालिबन सेम लोग थे, सेम वेपन था जो इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वो वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब गिरोह है जो ताक के लोगों को निशाना बना रहा है, और इनके भी जबड़े में गोली लगी है। और जबड़े में गोली लगने का मतलब यह है कि टारगेट ये थे, इनको तैरती हुई गोली नहीं लग गई। बचपन में कहते हैं कि वाले साहब रुखसत हो गए थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से घर बनाया, दो बच्चे हैं और बेवा है और वालिदा इनकी, उनको सब्र दे। और हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए एक कोई माकूल जो है वजीफा मुकर्रर करे। अब लोग इस तनाजुर में कहते हैं गवर्नमेंट से सारे मुतालबे तो आप बहैसियत मीडिया या सहाफ़ी कर देते हैं, लेकिन अब मीडिया हाउसेस क्या करते हैं इस सिलसिला में? मीडिया हाउसेस इस वक्त तो किसी मीडिया हाउस से मुतल्लिक नहीं थे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम तो CPNE के लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि जनाब एक ग्रुप इंश्योरेंस करवाएं, दूसरे इकदाम करें, लेकिन ये तमाम मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी है और ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ठीक है कि वो उनका हाथ पकड़े, बच्चों का उनके सर पर हाथ रखे और उनको यतीमी का एहसास ना होने। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं ताजरों की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ जो अनोखा एहतजाज है उसका कुछ तफसील से हम जिक्र करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजरों का एहतजाज आज हुआ लाहौर कराची में, और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से खत भी आर्मी चीफ का नाम लिखा गया। इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन जाहिद आबिद लाहौर से शाम साहब मौजूद, उनसे जान लें हड़ताल रही कैसे। जाहिद, मजमूई तौर पर हड़ताल कामयाब रही क्या? जी अजमल, अगर हम बिल्कुल हड़ताल की बात करें तो इस दफा जो एक अहम पेशरफ्त हुई थी ताजरों की जानिब से कि ताजरों के तमाम जो धड़े हैं वो इस पर मुत्फिक हो चुके थे, जिसकी वजह से आज हमें पहले से काफ़ी बेहतर इनकी कॉल पे रिस्पांस नज़र आया। और तमाम जो बड़ी अहम मार्केटें जिसमें थोक मार्केटें भी हैं और दूसरी छोटी मार्केटें भी हैं, वो कम से कम 3 से 4 बजे तक तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कामयाब हड़ताल रही। और अब तो ये विद होल्डिंग टैक्स कितने % रह गया, कितना रह गया ये? जी ये इशारिया 6% आयद किया गया था, जिसके बाद जब पहली हड़ताल हुई तो इशारिया 3% कर दिया गया था। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये नॉन फाइलर पर लगाया गया है कि जो शख्स टैक्स गोशवारा जमा नहीं कराता अपना सालाना, उस पर ये आयद किया गया है। इसके खिलाफ ये ताजरों का एक जो चल रहा है। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए आज? जी नहीं, अभी तक हुकूमत की जानिब से इनसे कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया गया, बल्कि उनकी जानिब से जो रिस्पांस आ रहा है वो यही है कि ये टैक्स उन्हें हर वक्त देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद आबिद साहब। हुकूमत से सर क्या राब्ता करें? वो राब्ता यहाँ कर रहे हैं।
अच्छा, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब से। ठीक। और उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो FPRS में तो बड़े करप्ट लोग हैं और 1 लाख से ज़ायद लोग हैं, और ये हमारी जो 1 लाख से ज्यादा करप्ट लोग हैं। ठीक। और साथ ये भी कह रहे हैं हम तो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हमारे गर्दनों पर तलवार रख दी गई है विद होल्डिंग की, और आपकी पेशा वराना मसरूफियत से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन कौम और मुल्क के बेहतरीन मफाद में आपसे मुलाकात के लिए चंद मिनटों की दरख्वास्त है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी जानिब से इसको शर्फ कबूलियत अता किया जाएगा। अल्लाह करीम आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। खालिद परवेज साहब, 7 सितंबर 2015। ये खालिद परवेज साहब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उर्दू बाजार के कुछ नाशिर भी हैं ये। अच्छा, किताब भी उन्होंने छापी, उसका जिक्र किया उन्होंने। देखिए किसकी किताब छापी, किसी जनरल की? नहीं, उन्होंने किताब छापी है ये अमन की किताब। अच्छा, अब आप गौर कर लीजिए कि हमारे ताजर भाई जो हैं, जिनका बड़ा एहतराम है, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये टैक्स जो है उन लोगों पर लगा है जो गोशवारे दाखिल नहीं कराते, जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते, टैक्स रिटर्न्स जो फाइल नहीं। हाँ जी, ठीक। इससे बचने का आसान तरीका यह है कि वो टैक्स के गोशवारे दाखिल करते, उससे बच जाएंगे, NTM नंबर ले लें और इससे बच जाए। ठीक। एक बात। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में तमाम टैक्स जो हैं मिलाकर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनकम टैक्स, एक्साइज, सेल्स, इंपोर्ट ड्यूटी, तमाम आप अपनी मजमूई कौमी आमदनी का 8 से 9% जमा करते हैं। ठीक। यानी अगर आमदन 100 रुपया है तो जमा 8 से 9 तो जमा कर 8 या 9 रुपए, ठीक है, जो हुकूमत को मिलते हैं। और ये हमारे साथ का जो इंडिया है उसमें ये 18% है, 19% है, 17%, हमसे डबल। हाँ जी। अब पाकिस्तान जो है 2,500 अरब रुपया जो उसकी इनकम है और खर्चा उसका जो है वो 4,000 अरब से ज्यादा का है। ठीक। बाकी पैसे जो नोट छाप कर या कर्जे मांगकर पूरे करता है। ठीक। और ये जनरल राहील शरीफ साहब को जो खत लिखा जा रहा है 2 सफ़हात पर मबनी, और ये जनरल राहील शरीफ साहब जो ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब कर रहे हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और फिर कराची में ऐसा अमन कायम करने में कामयाब हुए हैं कि जिसमें अरबों रुपए की सेल हो रही है ईद के दिन, अरबों रुपए की रिकॉर्ड सेल हुई है। तो अब और ये करोड़ों रुपए की इनकम जो हो रही है हमारे ताजर भाइयों को, ये उसका नतीजा है। अब इनको खर्चा कौन देगा? दिफा का, ऑपरेशन का खर्चा कहां से आएगा अगर हम नहीं देंगे? ठीक। तो ताजर हजरात जो हैं इनकी बिल्कुल इनका खत एक कबूल कर लेना चाहिए, राहील शरीफ साहब को कबूल कर लेना चाहिए। हाँ, और निगरानी में अपनी टैक्स वसूल करना चाहिए इनसे। सही। इनको चाहिए हर मार्केट में ये फौज बैठा दें और टैक्स वसूल करें, इनका हिसाब करें, इनकी सेल का, और इनसे टैक्स लें। और मैं एक बात और कहता हूं, ठीक, कि ये जो हमारे बैंक है ना, बैंक, मुझे तो बैंक के कई जिम्मेदार लोगों ने बैंकों के टेलीफोन किए हैं। वो कहते हैं जो हमारे लॉकर्स हैं जरा उनकी डिटेल ही ले ले फौज। ठीक। तो आर्मी ये कहे अपने लॉकर्स, जिन लोगों के लॉकर्स हैं वो डिटेल दी जाए, और बैंकों के सारे लॉकर्स जो हैं वो उन पर कब्जा कर लिया जाए, फौज टेक ओवर कर ले उनको। ठीक। और उनकी तलाशी ले एक ले की, उनमें कितने डॉलर पड़े हैं, कितना सोना पड़ा है, कितनी ब्लैक मनी पड़ी है। और कहते हैं अब बाजार में डॉलर की मांग है, बाजार में 5,000 रुपए का नोट नहीं मिल रहा, और ये तो नोट 5,000 का तो वैसे खत्म करना चाहिए। 100 रुपए से बड़ा नोट होना नहीं चाहिए, 1,000 भी नहीं होना चाहिए। अफरात-ए-ज़र में फिर इजाफा ताकि नहीं, अफरात-ए-ज़र में क्या इजाफा होगा यार, आप पता नहीं आपने इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ी है। ठीक, मुझे कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप देखिए सारा ये एक आप बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शंस होंगी, और ये जनाब सारा आमदनी अकाउंट्स में आ जाएगी। अरे जनाब मुझे ब्रेक एक लेनी है यहाँ पे, ब्रेक तो बाद में लेंगे। पहली बात यह है कि बिल्कुल रशीद गुडेल के हवाले से कोई एक पैसा वसूल किया जाए, एक पैसा। ठीक। और ताजर हजरात से और आर्मी चीफ खुद ऑपरेशन करेंगे टैक्स वसूली का। यहाँ नाज़रीन वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. اب شامی صاحب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اکنامکس پڑھ لیا کریں بات کرنے سے پہلے. تو وہ اصل میں جب شامی صاحب کو انٹرپٹ کر رہا تھا تو اس وقت رشید گوڈل صاحب کی بیان اسپتال سے منظر عام پر آیا, جس حوالے سے پروڈیوسر مجھے آگاہ کر رہے تھے. ان کے جملے سن لیں, صحت یابی کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. میں تمام پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری صحت کے لیے زندگی کے لیے دعائیں کی. میں بڑا ممنون ہوں ان کا, اور اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. علاج چل رہا ہے, وائس کا مسئلہ چل رہا ہے, اللہ پاک وہ بہتر کر دے گا. بہت شکریہ. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. بالکل. دیکھیں رشید گوڈیل جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی فیملی چاہتی ہے, وہ چاہتی ہیں بیرون ملک چلے جائیں, کیونکہ ان کو جو خطرہ ہے ان کو کئی اطراف سے خطرہ ہے اور بڑی ایک مشکل صورتحال میں ہیں. اور یہ جب اس طرح کی فضا پیدا ہوتی ہے, آپ کو پتہ کہ رشید گوڈیل جو تھے وہ تو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے اپنی پارٹی کے, ان کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا تھا. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جب آ رہے تھے تو ان کو وہاں مدعو بھی نہیں کیا گیا تھا. تو ایک فاصلہ تو ان کا چلا آ رہا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ان کو صحت عطا فرمائے, اور حکومت جو ہے وہ توجہ کرے. اگر ان کی خواہش یہ ہے, ان کے جو اعزاء یہ چاہتے ہیں, اہل خانہ یہ چاہتے ہیں, تو ان کو بیرون ملک لے کر جائیں. ڈاکٹرز جی, پیرامیڈیکل سٹاف اور اچھا یہ ایک نہیں, مگر اس سے پہلے میں اکبر ہوں, یہ ہمارے فیڈ بیک آیا. ہاں فیڈ بیک کافی ہے. یہ جو ہم نے گزارش کی ہے نا ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے میں, ابھی تو ان کا خط تفصیل سے پڑھنا باقی ہے. کیپٹن عمیر میاں, ظفر محمود صاحب, منیر احمد خان صاحب, سلیم منصور خالد صاحب, بشارت علی جاوید صاحب, سب نے کہا کہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے, اب ٹیکس وصول کرنا چاہیے. اور اگر حکومت جو ہے یہ آرمی جو ہے اس کو اس میں انوالو کر لے, یعنی اور ایک ایک پائی ان سے وصول کرے, اور بڑی بڑی جو مارکیٹیں ہیں, بڑے بڑی جو کروڑوں روپے کا جو بزنس کرنے والے ہیں, اور کروڑوں روپے اپنی شادیوں پر, اپنے ختنوں پر, اپنے عقیقوں پر اڑانے والے جو ہیں, ان سے پائی پائی ٹیکس وصول کیا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد پرویز صاحب کی خواہش پوری کر دی جائے. پوری کر دی جائے, بالکل. اور جو کتاب انہوں نے لکھی ہے جنرل راحیل شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, اس کی رائلٹی کا حساب بھی کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. اب ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, جو وفاق کے اسپتال ہیں, وہ 2 دن سے سراپا احتجاج ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لائف رسک, ہیلتھ رسک الاؤنس تھا جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے انہیں ملنا شروع ہوا, وہ ختم کر دیا گیا. اسے دوبارہ بحال کیا جائے. دوسرا روز ہے, کم از کم درجن بھر افراد زخمی ہوئے, کچھ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں روزانہ حبس کی وجہ سے. ابھی بھی وہ احتجاج جاری ہے. مذاکرات کے دور بھی ہو چکے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی. خبر یہ ہے کہ شاید آج لیٹر ان دی نائٹ کچھ معاملہ حل ہو جائے. تو یاسر ملک ہیں ڈاکٹرز کے ہمراہ اسلام آباد سے, ان سے کچھ صورتحال جان لیتے ہیں. السلام علیکم یاسر. وعلیکم السلام. یاسر یہ بتائیے گا, کچھ مذاکرات کی صورت نکلی تھی آج بھی, اور ایڈیشنل سیکریٹری جو ہیں خزانہ کے وہ بھی آئے تھے, تو کیا وہ مذاکرات کا دور بھی ناکام ہوا, اور اب پیچھے بیٹھے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, 2 روز سے جامی صاحب جاری رہنے والا دھرنا جو ہے ڈاکٹروں کا اور پیرامیڈیکل سٹاف کا, ان کا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ ہیلتھ رسک الاؤنس ہے, جو پیپلز پارٹی کے دورے کیا وہ میں بتا چکا ہوں یاسر, میں بتا چکا ہوں. میں جاننا چاہتا کہ مذاکرات کا کیا بنا. نہیں, وہ ہیلتھ رسک الاؤنس کتنا ہے؟ جی شامی صاحب, وہ ہیلتھ رسک الاؤنس جو ہے وہ ایک بیسک پے کے برابر ہے. جتنی بیسک پے ڈاکٹرز کی یا پیرامیڈیکل سٹاف کی بنتی ہے اس کے برابر ہے, جو ان کو اس سے قبل ملتا رہا. لیکن 30 جون 2015 سے اس ہیلتھ الاؤنس کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے ختم کر دیا گیا ہے. رہ گئی بات اگر مذاکرات کی کریں ہم, تو آج تیسرا دور حکومت اور ڈاکٹروں کے درمیان مذاکرات کا دور ہوا, جس میں سیکٹری خزانہ نے شرکت کرنی تھی, لیکن ایڈیشنل سیکٹری خزانہ اس میں شریک ہوئے اور سیکٹری کیڈ اس میں موجود تھے. لیکن جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ 26 کروڑ روپے سالانہ وزیر خزانہ یا منسٹری آف خزانہ جو ہے وہ کسی صورت بھی ان کو نہیں دے سکتی. ہاں اس طرح ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جو سیکٹری کیڈ ہیں وہ ڈاکٹروں کی جانب سے ایک سمری تیار کر کے منسٹری آف خزانہ کو بھجوا دیں. منسٹری آف خزانہ جو ہے وہ اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر کو بھجوائے گی, اور پرائم منسٹر صاحب کی مرضی ہوگی کہ وہ ان کے اس ہیلتھ الاؤنس کو منظور کر دیں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے یاسر, بہت شکریہ. او پی ڈیز بھی البتہ بند ہے, لیکن یہ اطلاع ہے کہ دھرنے میں انہوں نے پیشنٹس کا چیک اپ کرنا شروع کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی سہولت دے کر واپس لینا ہے
ये ऐसा है जैसे जिंदगी देकर वापस उसकी रूह कब्ज लेना कर लेना, और ये इससे बड़ी हमाकत हो नहीं सकती। और ये डॉक्टर हैं हमारे, ये खसूसी सलूक के मुस्तहिक है। हमारे जो अरबाब इख्तदार हैं, ये तो जनाब इनको छींक आए तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। और जो यहां लोगों का इलाज करते हैं, अगर आप एक कार का जो डेंटर है उसके नखरे बर्दाश्त करने को तैयार है, जो आपका मौलिज है, डॉक्टर है, और जो दिन रात जागकर आपकी सेहत जो है उसकी देखभाल करता है, और डॉक्टर भी विफाक का है जहां बीमारी खत्म ही नहीं होती, ठीक है। उस डॉक्टर के साथ ये सलूक हो रहा है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम से इसको खुसूसी तवज्जो वजीर आजम को देनी चाहिए, और वजारत खजाना के बाबुओं से, क्योंकि 2+2 = 3, कभी 5, कभी 7, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, और फौरी तौर पर यह सहूलत बहाल करनी चाहिए जो इनको मिली हुई है। बिल्कुल ठीक है। आज शाम साहब एक और अहम खबर थी, मलिक असलम साहब जो हैं जमात इस्लामी के, देखिए मलक मोहम्मद असलम साहब जो थे हमारे यहाँ ताजर थे, बहुत बड़े कागज के, गणपत रोड के, ठीक, और माशाल्लाह बहुत वुसअत थी उनके कारोबार में, उनके बच्चे माशाल्लाह कारोबार में मसरूफ है, रिफाही काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी के बड़े पुराने कारकुन और इब्तदाई अय्याम में शामिल हुए, और 95 साल से ज्यादा उम्र पाई, लेकिन सरगर्म आखिरी उम्र दम तक, और एक मिसाली कारकुन थे। मैंने उनको देखा बर वक्त, जब भी कहीं पहुंचे पूरे वक्त पर। आज 10 बजे उनका जनाजा था और 1 मिनट की ताखीर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी रवायत ये है ताखीर नहीं होनी चाहिए, इसलिए पूरे वक्त पर जनाजा पढ़ाया गया। अगरचे गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, और वहां कोई साए का इंतजाम होता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक, बहरहाल मैंने लियाकत बलोच साहब से कहा, लियाकत बलोच साहब भी टेलीफोन, हाँ लियाकत बलोच साहब क्योंकि सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी के, मैंने उनसे कहा था कि उनको कुछ उनकी याद ताज़ा करें मिलकर उनसे। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। वालेकुम सलाम जी। लियाकत साहब, मलक असलम साहब को कैसा पाया आपने, और एक कारकुन के तौर पर और एक कमिटमेंट वाले शख्स के तौर पर आप किस तरह याद करते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब, मलक मोहम्मद असलम मरहूम हो गए, अल्लाह की तरफ चले गए और दार फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। अगरचे उन्होंने 96 साल उम्र पाई। पिछले दिनों में गुजरांवाला गया तो उनके भाई मलक मुकर्रम साहब कह रहे थे कि अगर चांद की तारीख के एतबार से देखें इस्लामी महीनों से, तो फिर तो उन्होंने 1 सदी देख ली। ठीक, इसी तरह 6 माह पहले तक भी बिल्कुल चाको चौबंद थे, और इंतकाल से पहले अफ्तार का एक प्रोग्राम था, सिराजुल हक साहब आए थे, तो वो व्हील चेयर पे बैठ कर जो है कि वो है और सारे प्रोग्राम में बैठे रहे। और 20-25 दिन पहले भी मंसूरा में जमात इस्लामी लाहौर का इज्तिमा अरकान था, उसमें भी वो तशरीफ लाए, अगरचे बहुत ही उन पे नकात थी। एक उनकी जिंदगी का मैंने देखा कि बड़े वक्त के पाबंद थे, खरे और सच्चे इंसान थे। क़याम पाकिस्तान से पहले मौलाना सैयद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों और तर्जमान अल कुरान से उनका तारुफ हुआ। फिर वो सारी जिंदगी उसी फिक्र और उसी तहरीक से वाबस्ता हो गए, और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इस्तकामत अता की। फिर सियालकोट में, लाहौर में उन्होंने कागज का कारोबार किया, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी और बड़ा मुकाम पाया। उनके सारे बच्चे तहरीक इस्लामी से वाबस्ता है। जी हाँ, इसी तरीके से आप देखें कि उनकी वाबस्तगी, फिर नजरिया, कामत दीन, दावत दीन और माली इसार था। दूसरा ये है कि इस्लाम, पाकिस्तान, ठीक है। जमात इस्लामी, फिक्र महदूदी पर कोई भी बस ऐसे कारकुन जो हैं, मिला जाते, और ऐसे कारकुन ही जमात इस्लामी की तवानाई है। और अगर हर जमात को जो फिक्र थी कि मर जाओ, ऐसे कारकुन। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। शाम साहब यहाँ प्रोग्राम में ब्रेक की जाने में बढ़ना है, वापस आते तो मजीद बात।
वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बड़े दिलचस्प कमेंट्स भी आज हमारे फेसबुक पेज पर और ट्विटर के जरिए हमें मौसूल है। बिलखुसूस सैयदा आलिया अहमद साहब है मॉन्ट्रियल कनाडा से, बहुत आपको सलाम पेश कर रही हैं और कह रहे हैं कि प्रोग्राम के तवस्सुस से हमें मुल्क के अहम मामला से खबर मिलती है। कुरतुल फारूकी साहिबा हैं, इस्लामुद्दीन साहब हैं, शुमाइला जरीन साहब हैं, आरिफ अली मेमन जी, और मोहम्मद शफीक कादरी, अम्माद खान, रीमा मुअज़्ज़म साहिबा और कुरतुल फारूकी साहब हैं। लेकिन जो मोहम्मद अजीज ऋषि साहब हैं, इन्होंने फेसबुक पेज पे कमेंट किया है ताजरों के विद होल्डिंग टैक्स पर एहतजाज और खत पर कि वोट सियासतदानों को और इंसाफ मांगा जा रहा है चीफ ऑफ वोट मुस्लिम लीग नून को। जी हाँ, और इंसाफ मांग रहे, इंसाफ नहीं मांग रहे चीफ वजीर उससे कमांडर इन चीफ साहब से, उनसे मांग रहे हैं अपनी चोरी का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, एक फौज खड़ी कर दे ताकि चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अली साहब हैं जी, ये सऊदी अरब से कह रहे हैं हमें कि मेरे पास एक ऐसी सोच है जिससे मैं बगैर बिजली के इंजन चला सकता हूं और बगैर पेट्रोल इंजन के वो चला सकता हूं। तो साहब सऊदी अरब में चलाएं। सऊदी अरब में चलाइए। अच्छा, एक बात सुन लीजिए जी, हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तनवीर शहजाद जी, वो उनका मैसेज आया है कि एक बर्न यूनिट जो है उसमें एक 19 साल बच्ची यतीम जनूबी पंजाब से ताल्लुक है, म्यो अस्पताल में, लाहौर में उसको कोई मदद की जरूरत है। तो तनवीर शहजाद साहब का नंबर है 0300 4279422। ठीक है, तो जो साहबान उसमें कोई ताउन करना चाहें उनसे बात कर लें। अभी अब आप हमारे साथ हैं जी सीनियर मेंबर लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट वजीर आला हाउस पंजाब में जनाब सलमान सूफी साहब। ये पंजाब में वजीर आला हाउस में एक लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटर करने के लिए स्पेशल यूनिट कायम किया गया है जी, और इसमें सलमान सूफी साहब उसके सीनियर मेंबर हैं। बिल्कुल, और तो हमारे साथ हैं। हाँ जी, और जो दावे किए जा रहे हैं इस मॉनिटरिंग यूनिट के तहत क्या डिलीवर किया जा रहा है वो उनसे हम जान लेते हैं, क्योंकि 3-4 इसके एंगल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान सूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक तो मकसद ये बता दीजिए स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का मकसद क्या है, इसके डोमेन में क्या चीजें आती हैं? देखिए, जब एक गवर्नमेंट पावर में आती है तो आपने देखा होगा उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स और प्लान्स होते हैं जो कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन असल इश्यूज जो होते हैं वो उन प्रोसेसेस में होते हैं जिनमें लोगों को एवरी डे की बेस पे गुजरना पड़ता है हुकूमत से मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शन के तौर पे। तो शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह आपको पता है कि इज़ वेरी एक्टिव ऑन दिस काइंड ऑफ इशूज़, तो उन्होंने फिर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की एक बुनियाद रखी कि इस यूनिट का मकसद है कि ऐसे रिफॉर्म्स को इनिशिएट और इम्प्लीमेंट किया जाए कि ताकि जो लोगों को आम जो उनके मसले रोज़मर्रा ज़िंदगी के हैं उनको हम हल करें, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर और मुख्तलिफ किस्म के सोशल और समाजी मसाइल जो हैं उनको हम फिर हैंडल करते हैं। उनके बारे में हम एक अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर उसकी अप्रूवल देते हैं और फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मदद के साथ हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सलमान, ये बताइए कि अब तक आपने क्या परफॉर्म किया है, क्या इम्प्रूवमेंट आप लेके आए हैं और क्या लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? शामी साहब, हमने 2014 से इस यूनिट को शुरू किया था और उससे लेकर अब तक हम तकरीबन कोई 35 प्रोजेक्ट्स इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें से 2-3 मैं आपको बता दूंगा। एक, आपको पता है कि जिस तरह हमारे मुआशरे में औरतों के खिलाफ क्राइम की जो शरह है वो काफ़ी बढ़ रही है और वो हमेशा से रही है, लेकिन जो मसला था वो यही था कि एक औरत को हम इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल में उलझा देते हैं कि आफ्टर असॉल्ट उसको मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों में से गुजरना पड़ता है। पहले वो पुलिस के पास जाती है, फिर उसका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद कहीं जाके प्रोसिक्यूशन आती है। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करवाया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर का, जिसकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट ईयर दी थी। इस सेंटर के तहत तमाम सहूलियात जो जस्टिस डिलीवरी की हैं वो एक छत के नीचे प्रोवाइड की जाएंगी। यानी ये सिर्फ लाहौर में होगा या हर जिले में होगा? नहीं सर, ये हर जिले में होगा, लेकिन इसका पायलट प्रोजेक्ट सीएम साहब ने खुद कह के तो मुल्तान में रखवाया है, ताकि तो जो कि जनूबी पंजाब में इस वुमेन के खिलाफ जो क्राइम्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है। इसने काम शुरू कर दिया है जी, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते के अंदर हो रही है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन जो है वो बाय मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या क्या सहूलतें फराहम की जाएंगी? इसमें खुदा न खास्ता जब किसी औरत के साथ कोई जुल्म होता है या कोई क्राइम होता है तो वो एक 800 नंबर पर रिपोर्ट करेगी और जब उसको हमारी स्पेशलाइज्ड वैन्स इस सेंटर के अंदर लाएंगी तो पुलिस भी वहीं पे होगी जहां पे उसकी FIR होगी, मेडिको लीगल भी इसका वहीं पे हो जाएगा, प्रोसिक्यूटर वहीं पे स्टेशन होगा जो कि देखेगा कि कौन सी क्लॉजेस इस जुर्म के ऊपर लगती हैं, साइकोलॉजिस्ट भी वहीं पे होगा जो कि उस औरत की रिहेबिलिटेशन में उसकी असिस्टेंस करेगा और फोरेंसिक्स भी वहीं पे होंगे जो कि वहां पे सबूत इकट्ठे करने की मदद करेंगे उस औरत की, ताकि जो केस की जो बुनियाद है वो सही तौर पर। तो सलमान साहब, ये होटल की ग्रेडिंग, होटल्स की ग्रेडिंग और जो ग्रेवयार्ड है, पहले इससे निपट लें, होटल में भी आते हैं। टाइम वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास। ठीक है, जब काम शुरू किया तो करें फिर
अच्छा, अब एक प्रोजेक्ट जो हुआ, आप दूसरे पे जाएं। जी जी, दूसरा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है हमने शहर खमोशा के नाम से वज़ीर आला पंजाब कब्रिस्तान आबाद करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम कब्रिस्तान को कोई खूबसूरत शक्ल देना चाह रहे हैं। जिस तरह कब्रिस्तानों का जो इशू है बहुत बेसिक इशू है, हमारे लोगों के रोजमर्रा के ये मसाइल हैं जिससे उनको बहुत मुसीबत में से गुजरना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के तहत हमें अब तो कब्रें नहीं मिलती, हजारों रुपए कब्रों में देने पड़ते हैं और एक सोसाइटी के मुर्दे दूसरी सोसाइटी में दफन नहीं हो पाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही मसले थे जो लेके मैं तो जब गया हूँ ईरान में तो वहां जमीन दोष कब्रें होती हैं कई कई मंजिला नीचे। तो ऐसी सूरत भी की जा सकती है, तजर्बा हो सकता है। जी, हम यही प्रॉब्लम्स लेके वज़ीर आला साहब के पास गए थे और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। इसमें हम एक 800 नंबर इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि जब खुदा ना खास्ता किसी की अगर डेथ होगी तो आप उस नंबर पे कॉल करें। जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो डीसीओ के अंदर जो ये इदारा काम कर रहा है, दे विल प्रोवाइड देम अ वैन, उनके घर वैन आएगी बॉडी को ले जाने के लिए। हमारे पास वहां पे बेदिंग का भी अरेंजमेंट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा गुसल देने का शुमाली लाहौर में या दूसरे भी एरियाज में आपने देखा है हमारे घर इस तरह डिजाइन नहीं किए जाते। कब्रिस्तान में तक लेके जाएंगे, वो कब्रिस्तान तक लेके जाएंगे, वहां पे उसको गुसल देने का इंतजाम होगा, उसको दफनाने का, उसकी हर किस्म की फैसिलिटी हम सिर्फ लाहौर में होगा? नहीं सर, ये लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ये हमने इब्तदाई तौर पर कहां शुरू कर रहे हैं आप? इब्तदाई तौर पर इन तमाम शहरों में हम शुरू कर रहे हैं। लाहौर का जो ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है जी बिल्कुल। अच्छा, वहां उसको देखा जा सकता है जाकर? नहीं, वो अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी, वो विदिन 3 to 4 months इट विल बी रेडी फॉर यूज। और तीसरी तरफ आ जाए, अब तीसरा प्रोजेक्ट क्या है? तीसरा हमारा जो बड़ा मेजर एक प्रोजेक्ट है वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से, कि आपने देखा होगा जब गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मुख्तलिफ एजेंट हजरात का सहारा लेना पड़ता है या एक्साइज के दफ्तर जाना पड़ता है। हमारे इस प्रोजेक्ट के तहत अब आप जिस डीलर से भी वो गाड़ी खरीदेंगे, वो डीलर से ही आपको उसकी प्लेट मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप अपनी गाड़ी लेके सुकून से अपने घर चले जाएंगे। आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप जो पैसे खर्च रहे हैं, आप क्योंकि टैक्स पेयर सिटीजन्स हैं, तो इसीलिए वज़ीर आला पंजाब का ये एक बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने टैक्स पेयर्स को सहूलत देने के लिए ये रिफॉर्म मुतारिफ करवाई है। ठीक है, इससे तो पंजाब काफी हद तक बदल जाएगा अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके उन पर अमल हो गया। जी इंशाअल्लाह इरादा तो यही है। और आगे भी कुछ है, चौथा पांचवा मामला भी है कोई? जी बिल्कुल, हम ट्रैफिक पे बहुत काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा ट्रैफिक वायलेशंस इस वक्त जो होती हैं, तो उसमें कोई उसका सर्टेन एक मैकेनिज्म नहीं है। और ट्रैफिक का तो कोई पुरस्ताने हाल नहीं है, आप गाड़ी नहीं चला सकते सड़क के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह। अभी आज ही मेरी गाड़ी पर किसी रिक्शा वाले ने आकर टक्कर मार दी, ना उसके पास लाइसेंस था ना उसके पास शनाख्ती कार्ड था। ठीक है, हमारा जो लाइसेंस था प्रोग्राम के वक्त के हिसाब से वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, उसकी मियाद खत्म हो चुकी। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से हवाले से हमें डिटेल से आगाह की। उम्मीद करते हैं डिलीवर होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा। वकला हजरात के हवाले से जो हमने जिक्र किया था सुर्खियों में, आज का जिक्र करना था, वो कल उनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि वकला जो हैं हस्बे तौफीक नहीं, अब ये अदालतें अगर ना हो तो वकला की हैसियत वही हो जाए जो जामिया अशरफिया के मुफ्तियों की है। ठीक है, तो ये वकील अदालतों की वजह से वकील हैं, लेकिन अदालतों के ऊपर ही बरसते हैं। ठीक है, तो इनसे कल निपटेंगे। मोहसिन खान साहब थे, लैया से शबीर हुसैन साहब और एक तवील फहरिस्त है उन दोस्तों की जो फोन करना चाह रहे थे आज, लेकिन अनफॉर्चुनेट टाइम की किल्लत। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।